बच्चों आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस बताइए। सर। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे किसकी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे भी बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ मैं आपको क्या बता चुका हूँ, इक्विलिब्रियम है ना, तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखना सीख लिया है, अब हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, है ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे याद करो, मैंने जब एनर्जी का सेक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जब मोशन पे होती है तो वो किसी पे भी फोर्स लगा सकती है और डिस्प्लेसमेंट करा सकती है, मतलब वर्क कर सकती है। तो मोशन की वजह से जो वो एनर्जी पोजेस करती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने 9th में भी इसको अच्छे से पढ़ा है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। द एनर्जी poses poses by a body due to its its motion due to its motion is called as kinetic energy। इसी को बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है किसी बॉडी की तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, तो आपने एक फोर्स लगाया तो उसका बच्चों कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया होगा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके बाद उसकी एक वेलोसिटी आ गई होगी। अब इसने मोशन एक्वायर कर लिया है ना, कुछ वेलोसिटी आ गई मतलब इसके पास मोशन आ गया है। अगर ये मोशन आ चुका है तो इसके बाद हम बोलेंगे कि एनर्जी आ गई, यानी जितना इस फोर्स ने वर्क डन किया है वो इस बॉडी में किसके फॉर्म में स्टोर हो गई है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम बोलेंगे कि जितना वर्क डन ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है तो उसका वर्क डन पॉजिटिव है, तो इस बॉडी के पास मोशन आ गया, और मोशन आने की वजह से वो जो वर्क डन हुआ है वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो हम अगर वर्क डन निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल कैसा भी फोर्स हो सकता है, तो मान लीजिए कि ये कोई भी फोर्स है, तो वेरिएबल अगर हम मान लें जनरली तो एफ डी एस लिखते हैं ना बच्चों, वर्क डन को एफ डी एस लिखते हैं। और फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ से इसको लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो बेसिक अगर आपको काइनेमेटिक्स याद है तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते थे वी डी वी बाई डी एस। याद करो आप, वी डी वी बाई डी एस, और ये डी एस तो है ही, तो डी एस और डी एस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा एम बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा वी डी वी। अब जो वर्क हुआ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करोगे तो ये वी स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, इसी ने तो मोशन दिया है ना इसको, और मोशन आ गया मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो दिस वर्क डन is stored in the form of form of kinetic energy। यही जो वर्क डन है ये किसके फॉर्म में स्टोर हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर। तो किसी बॉडी के पास अगर v रफ्तार है तो हम बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। किसी की वेलोसिटी v है तो हम बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो हाफ एम वी स्क्वायर। तो आई होप फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, यूनिट जूल में लिखी जाएगी, इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रहता है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत कि समझ में आ गया है? यस सर। चलिए, अगर लिख लिया है तो बता दीजिए तो मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग।
बताइए स्टूडेंट्स, लिख लिया है? क्लियर कर दूं ड्राइंग? Yes, sir. चलिए ठीक है। चलो इसके बाद एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए, वो आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे सवाल इस रिलेशन से सॉल्व हो जाते हैं ना। तो इसको भी यहाँ पे देख लीजिए आप। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा वो देखें। तो अभी हमने देखा किसी पार्टिकल के पास अगर v वेलोसिटी है, तो स्पीड है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोमेंटम तो एम वी है, तो एक काम करो आप, m का मल्टीप्लाई कर दो, m का डिवाइड कर दो। किसी भी इक्वेशन में सेम चीज का मल्टीप्लाई करें और सेम चीज का डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम मैथ्स में जानते हैं ना भाई। तो यहाँ पे देखो m इंटू एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये v स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम वी का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना बचेगा बच्चों, 2m। अब ये एम वी क्या है, मोमेंटम, इसी को तो मोमेंटम कहते हैं। तो k इज इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। यानी अगर आपको मोमेंटम दिया है पार्टिकल का, तो आप काइनेटिक एनर्जी बड़े इजीली निकाल सकते हो, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m। तो आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, आप डायरेक्ट उसको लिखें मोमेंटम का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2m। तो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कभी कभी इसमें ग्राफ भी पूछ लिया जाता है भाई। तो वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी बनवा दिया जाता है, एक्स एक्सिस में आपका मोमेंटम बना देते हैं बच्चों। और आप ध्यान से देखो तो ये इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि वाई और एक्स में किसी की भी मैक्सिमम पावर 2 और एक की मैक्सिमम पावर 1 हो तो पैराबोला बनता है। और देखो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्रिक बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अबाउट ऐसे ऊपर की तरफ स्माइलिंग फेस पैराबोला, है ना बच्चों। ग्राफिकल एनालिसिस बताया था, देखो ये वही रिलेशन आ रहा है। तो आई होप आपको ये ग्राफ भी क्लियर होगा। हम इस ये वाली बातें पहले भी कर चुके हैं ना। उसके बाद आप ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी देता है और मोमेंटम पूछ लेते हैं वो। तो 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो मोमेंटम को भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो √2m के। तो मोमेंटम की वैल्यू के टर्म्स में डायरेक्टली आप लिख सकते हो √2m के काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों रिलेशन जो है क्लियर होंगे और समझ में आएंगे। बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. तो फिर आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए ठीक। तो बच्चों ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ एक दो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा बोला गया कि इफ वी इंक्रीज द मोमेंटम, if we increase the momentum of a body by 10%, then find the percentage increase in काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा, है ना। तो अगर इस टाइप से अगर बच्चों आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी में कितना, तो पहले आप तो सोचो कि अगर कोई भी मोमेंटम पी हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये तो हम जानते हैं भाई। अच्छा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो 10% से मोमेंटम इंक्रीज किया गया। अब 10% इंक्रीज करना मतलब जो फाइनल मोमेंटम है बॉडी का वो इनिशियल मोमेंटम से 10% इंक्रीज हो गया। तो 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, भाई 10% इंक्रीज किया ना। तो इनिशियल मोमेंटम तो था ही, जितना इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम का 10% और इंक्रीज हुआ। तो हमें इनिशियल मोमेंटम में प्लस करना पड़ेगा ना 10%।
और 10% क्या है बच्चों, परसेंटेज सॉल्व करना तो आता ही है आपको। तो ये हो जाएगा कितना, 10/100 ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट इज पी आई। तो ये हो गया 0.1, तो ये हो गया 1.1 पी आई। देखो अगर इसको आप 0.1 लिखोगे तो ये 1 है, ये 0.1 है, तो 1.1 इन टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम आ गया। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम है बच्चों। अब फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, दैट इज फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर तो 1.21 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर जो होगा 1.21 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे 1.1 पी इनिशियल का होल स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम को लिख सकते हैं अपॉन 2m। तो ये अगर सॉल्व करोगे 1.1 का स्क्वायर तो ये मेरे ख्याल से 1.21 आ जाएगा, है ना बच्चों। और यहाँ पे P इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m हो जाएगा। और ये P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m ये है क्या, ये है क्या, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 1.21 टाइम्स जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना भाई। अब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बाई के इंटू 100। यही तो परसेंटेज चेंज होता है ना बच्चों, ये तो हम एरर में पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा के बाई के इंटू 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये परसेंटेज चेंज हो जाता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1.21 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को कॉमन ले लो, तो 1.21 माइनस 1 बचेगा डिवाइड बाई के इनिशियल बचेगा, तो के इनिशियल कैंसिल और मल्टीप्लाइड बाई 100 बचेगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0.21 इंटू 100, तो ये 21%। तो आपने कितना चेंज लाया भाई, 10% का चेंज किया अगर मोमेंटम में, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 21% इंक्रीज हो जाएगी, 21%। आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी बच्चों क्लियर होगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बोलिए स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या, नो सर। नहीं आया बेटा समझ में, क्या समझ में नहीं आया। सर के हम्म, फाइनल से मतलब सर कंफ्यूज हो गई मैं सेकेंड स्टेप से। पी फाइनल उसने क्या बोला है, आप खुद सोचो कि मोमेंटम में कितना इंक्रीज आया, 10% का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका मोमेंटम 100 था, नंबर मान लो आप, तो 100 था, और मैं बोल रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम में 10% इंक्रीज हो गया, तो आप बताओ क्या बोलोगे, फाइनल मोमेंटम कितना बोलोगे। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 10% 100 है और मैं आपसे बोलूं कि 10% और इंक्रीज हो जाए उसका बॉडी का मोमेंटम, तो आप बताइए फाइनल मोमेंटम कितना बोलेंगे, आप खुद बताओ। सर बोलो बेटा। 110। 110 ऐसे कैसे निकाल लिया आपने 110, बताओ जरा मुझे। सर इनिशियल में फाइनल को 10% को प्लस किया। प्लस किया, तो वही तो मैंने किया है, इनिशियल मोमेंटम में 10% इंक्रीज हुआ है, तो मैंने 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर दिया, तो मेरा फाइनल मोमेंटम आ गया। बोलो, अभी आया समझ में, यस सर। और कोई दिक्कत, बाकी तो सॉल्व किया है, कैलकुलेशन की है। बोलिए बच्चों, और कोई समस्या, नो सर। तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए ठीक है, तो मैं ड्राइंग क्लियर कर रहा हूं अब, देखो। चलिए एक और चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा वो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस है ना। देखो अब इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे लिखा गया इफ वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, if we increase the kinetic energy of the body by 300%, then find the
percentage increase in, then find the percentage increase in momentum of body, मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो उसका उल्टा पूछ लिया। पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मोमेंटम इंक्रीज कराया था, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज पूछा। अब बच्चों मैं आपको उल्टा पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है अगर वो 300% इंक्रीज कर जाए तो आपको बताना है कि मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। तो आप दूसरा फॉर्मूला सोचो बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी दिया हो और हमें मोमेंटम निकालना हो, है ना। तो वो भी तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे कितना हो जाएगा, √2m के इनिशियल, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल वो इनिशियल से 300 टाइम्स बढ़ गया, 300 टाइम्स ऑफ इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो थी ही, उससे कितने ज्यादा बढ़ा, 300%। तो 300% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो ऐड हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 300 इंटू 100, तो ये 3KI हो जाएगा। तो के इनिशियल प्लस 300% मतलब डिवाइड बाई 100 इंटू के इनिशियल, तो ये 3K हो जाएगा, ये 1K। तो ये 4K इनिशियल आ गया, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स के इनिशियल है। तो अगर आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो फाइनल मोमेंटम भी बॉडी का मिल जाएगा, √2m फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कितना लिख सकते हो बच्चों, 2m इंटू 4K इनिशियल। तो ये जो 4 है इस रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो रूट ओवर क्या बचेगा बच्चों, 2m के इनिशियल। अब 2m के इनिशियल क्या था, इनिशियल मोमेंटम था, तो ये 2 इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो आप निकाल लो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे 2pi है माइनस पी है अपॉन पी है इक्वल इनटू 100 है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2pi माइनस पी, तो ये पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ से पी कैंसल, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आ गया आपका 100%। तो 100% इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप के आप मेरे ख्याल से सवाल आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। बाकी मोमेंटम दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी निकालना डायरेक्ट फॉर्मूले से, मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो √2m से आप डायरेक्टली मोमेंटम निकाल सकते हो, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बच्चों, इसमें कोई समस्या? नो सर। नो सर। तो समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़े, ड्राइंग क्लियर कर दूं, लिख लिया? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। अब जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, है ना, जो इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो यही वो जगह है। और जो मैं अभी आपको लिखना सिखा रहा था ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें यहाँ यूटिलाइज होने वाली हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप चाहें तो स्टार मार्क लगा लें या लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आना पक्का है, वर्क एनर्जी पावर से, मतलब वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, बोर्ड हो। तो यही टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसमें सब आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी आएगी, सब कुछ आएगा इसमें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान से आप समझते हैं ना। किताबों से देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे आपसे। बाकी है आसान, लगता आसान है वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट न्यूमेरिकल्स में जब अप्लाई करना होता है तब टफ हो जाता है वो। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। जैसे मैं बोलूं कि ये हमारे पास बच्चों एक सरफेस है, एक वॉल है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, और मान लो इस ब्लॉक का मास जो है बच्चों वो m है ना। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का जो मास है वो m है। अब आप ध्यान से देखें तो मान लीजिए कि इस m के साथ हमने यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा ली, और ये जो स्प्रिंग है ये मान लो यहाँ पे कंप्रेस्ड है,
तो आप खुद सोचो इसमें कौन कौन से फोर्स, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि म्यू भी है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया है, एक आपने एक्सटर्नल फोर्स भी लगा के रखा है भाई, है ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स भी आपने लगाया। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि मान लो ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट भी कर रहा है बच्चों ए से, तो ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है, तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ एक mg फोर्स भी लग रहा है, देखो आप। और कौन सा फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, अगर ये इलोंगेट हो रहा है तो नीचे की तरफ जो kx है वो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, मतलब स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, एक्सटर्नल भी लग रहा है। और मैं तो ये बोलता हूं कि आप एक काम करो, इस फ्रेम से देख रहे हो, मान लो कि एक लिफ्ट में बैठ गए हो आप, इस आदमी के फ्रेम से देख रहे हो, ग्राउंड फ्रेम से नहीं देख रहे हो। तो इस लिफ्ट में जब आप बैठ गए तो लिफ्ट भी एक्सलेट कर रही है ए नॉट से। तो अगर लिफ्ट भी एक्सलेट कर रही है तो एक सूडो और लग रहा है, मैं यहां पे बना देता हूं डॉटेड लाइन से, एक सूडो फोर्स भी लग रहा है बच्चों, सूडो फोर्स, सूडो भी लगा लो चलो। तो एक सूडो फोर्स भी लग रहा है, डेट इज m इंटू ए नॉट, अपोजिट टू एक्सलेटेड लगता है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, ग्राउंड फ्रेम में नहीं देख रहे हो आप, एक व्यक्ति है उसके फ्रेम में आप देख रहे हो, तो आपने सूडो भी लगा दिया चलिए। तो इस फ्रेम से आप देख रहे हो, तो इस फ्रेम के हिसाब से इसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, और क्योंकि एक्सेलरेशन था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल मान लीजिए v हो गई कुछ समय के बाद, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद। अब आप देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाए बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, याद करो, एफ नेट इज इक्वल टू एम, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन इसमें एफ नेट है कौन सा फोर्स, नेट फोर्स में तो सब आ जाएंगे ना, चाहे वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, चाहे आपका स्प्रिंग फोर्स हो, एमजी फोर्स हो, सारे ही फोर्सेस नेट फोर्स में आते हैं, सबका वेक्टर सम लेना पड़ेगा ना नेट फोर्स में, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो नेट फोर्स में बच्चों सभी चीजें आ जाती हैं, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो नेट फोर्स है वो सभी का सम है, चाहे आपका फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स हो, प्लस चाहे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो, प्लस चाहे आपका mg फोर्स हो, प्लस चाहे आपका स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे आपका सूडो फोर्स हो, सभी प्रकार के फोर्सेस का जो नेट सम है वही तो आपका नेट फोर्स है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये तो हमें पता है भाई। तो अगर हम एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखें न्यूटन सेकंड लॉ से, और एक्सेलरेशन को क्या लिखें बच्चों, देखो v dv by ds, v dv by ds ऐसा लिख लेते हैं हम। तो आप ds को जरा इधर ले जाओ, तो एफ नेट डॉट ds जो है, एफ नेट डॉट ds, और इधर क्या बचेगा बच्चों, एम वी dv by एम वी dv। तो यहां पर आप इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या है, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। अच्छा, नेट फोर्स में सभी फोर्सेस थे, तो दिस इज द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, याद रखें, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का वर्क डन का सम जो होगा वो मास इंटू, अब यहाँ पे u से v वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये v स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हाफ m ब्रैकेट में आएगा बच्चों v स्क्वायर माइनस हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई 2 से मैंने 2 बाहर ले लिया है, तो माइनस u स्क्वायर। यानी कि हुआ क्या है, जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे होते हैं उन सभी फोर्सेस का, ऑल द फोर्सेस का जो वर्क डन है वो बच्चों क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये तो फाइनल वेलोसिटी है ना, तो ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। व्हाट इज हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी में जो एनर्जी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी जितने भी फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे होते हैं उन सभी का वर्क एक्चुअली में उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाता है। किस में चेंज लाता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली आप जब किताबों से पढ़ते हो तो उसमें वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल ये बोल देते हैं, तो बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं होती, वर्क डन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भाई ये दोनों बराबर हैं, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं बताते हैं कि वर्क डन किसका,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज फोर्स स्पेसिफिक। तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को बोलते हैं, इस इक्वेशन को ही बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क होता है बच्चों, वो वर्क केवल एक फोर्स का नहीं है या दो फोर्सेस का नहीं है, उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबके वर्क डन का सम है, तब वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर एक फोर्स का वर्क डन निकाल के आप लगा दोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आंसर गलत आएगा आपका। फिर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इतनी आसान वर्क एनर्जी थ्योरम है और हमारा आंसर नहीं आ रहा। उसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर सूडो है तो सूडो का भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नहीं तो आपका आंसर नहीं आने वाला। यानी वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, मतलब इसमें कौन कौन से फोर्सेस आ गए बच्चों? इसमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी आ गया, इसमें फ्रिक्शन का भी वर्क डन आ गया, इसमें mg का भी वर्क डन आ गया, इसमें स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क डन आ गया, इसमें आपका सूडो फोर्स का भी वर्क डन आ गया। सूडो फोर्स का जितने भी फोर्सेस वहां पे लग सकते हैं उन सबका वर्क डन। हाँ, ये बात हालांकि अलग है कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें एक दो फोर्स ही होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी से बता रहा हूं कि जितने भी फोर्सेस लगे उन सबका वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स का आपको वर्क डन नहीं निकालना और उसको डेल्टा के बराबर नहीं करना है। जितने भी एक बॉडी पे फोर्स लग सकते हैं, और इवन आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तो सूडो का वर्क डन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आपका वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हो आप। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ये बात अच्छे से समझे आप, है ना? तो सभी का कंसिडर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वर्क डन एक्सटर्नल है, फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव लिखो। mg और स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दोनों कंजर्वेटिव हैं, तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। और वर्क डन सूडो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका भी वर्क डन कैलकुलेट करें, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका भी वर्क डन कैलकुलेट करें, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका भी वर्क डन। कंजर्वेटिव में दोनों आ गए, mg और स्प्रिंग। और अगर सूडो लग रहा है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, ग्राउंड फ्रेम में बैठे हो तो सूडो नहीं लगेगा, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तो सूडो का वर्क डन भी कैलकुलेट करो, और इन सबके वर्क डन का जो सम है वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। दिस थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये बात आपको समझनी है बहुत अच्छे से, है ना? तो किसी एक दो फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं करता। नेट फोर्स मतलब ऑल द फोर्सेस, जो वर्क डन सभी फोर्सेस की वजह से होगा, उनका सम जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर बेसिकली जो वर्क डन जब आप निकालते हो बच्चों, वर्क क्या होता है? इंटीग्रल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो बच्चों फ्रेम पे डिपेंड करता है वर्क डन। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है फ्रेम पर, अलग अलग फ्रेम से अगर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम। यानी अलग अलग फ्रेम से अगर आप वर्क डन निकालोगे एक बॉडी का, तो अलग अलग वर्क डन आएगा। मतलब अलग अलग फ्रेम से अगर आप वर्क डन निकालोगे सेम बॉडी का, तो उसका फिर वर्क डन भी अलग अलग आएगा, है ना? ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। और क्या स्पीड फ्रेम पे डिपेंड करती है? यस। तो काइनेटिक एनर्जी भी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ये बात भी याद रखें। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को लिख रहे हैं, तो वर्क डन जिस फ्रेम में आप लिखोगे, वर्क डन जिस भी फ्रेम में लिखोगे, उसी फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना, इस बात का ध्यान रखना। यानी वर्क डन जो लिख रहे हो ऑल द फोर्सेस का, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज लिख रहे हो, वो सेम फ्रेम से लिखी जा रही है। अब बच्चे कभी कभी गलती ये करते हैं कि वर्क डन लिख देते हैं किसी दूसरे फ्रेम में और काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं ग्राउंड फ्रेम में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फिर उनका आंसर नहीं आता, फिर अटक जाते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये भी याद रखें कि जब आप वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस लिख रहे हो और काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो, तो वो दोनों सेम फ्रेम से लिया गया है। स्पीड भी उसी फ्रेम से देखा जा रहा है जिस फ्रेम से वर्क डन देखा जा रहा है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चा कभी किताब में पढ़ता ही नहीं है, मतलब दी भी नहीं जाती अगर अच्छी किताबें नहीं है, और अगर दी भी जाती हैं तो उनको समझ में नहीं आता तो स्किप कर जाते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट चीजें ही आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व कराती है, नहीं तो बच्चा थ्योरी कितनी भी पढ़ ले, न्यूमेरिकल कभी उनसे सॉल्व भी नहीं होते हैं, है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी लिखवा भी देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम जो है
वो क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज होती है। बोलिए बच्चों, इसमें कोई डाउट तो पूछो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। No, sir. पक्का क्लियर है कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes. चलिए, बाकी तो अपन क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे इसको, टेंशन बिल्कुल नहीं ले। तो मैं कोई सिंपल सवाल नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको अच्छे सवाल ही कराऊंगा। तो इसको डिलीट कर दें, क्लियर कर दें, ड्राइंग को लिख लिया है तो? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो बच्चों मैं अब क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग। देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, तो मैंने आपको समझा दिया है। एक बार इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, है ना, ताकि अगर ये आ जाए तो आपको लिखना बनना चाहिए। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कि इट स्टेट्स दैट वर्क डन it states that work done by all the forces on a body work done by all the forces on a body with respect to any reference frame is always equals to the change in kinetic energy of a body in that frame only। तो याद रखें, काइनेटिक एनर्जी भी उसी फ्रेम में लिखना है जिस फ्रेम में, इन दैट फ्रेम ओनली, जिस फ्रेम में आप वर्क डन लिख रहे हो। तो ये बात, हालांकि 99% जो सवाल होंगे उसमें ग्राउंड फ्रेम में ही लिखना पड़ेगा, तो सूडो की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो है आपको मैक्सिमम केस में कंजर्वेटिव फोर्स ही दिए जाते हैं और कोई फोर्स भी नहीं दिया जाता है ना, तो वो आसान है। मैंने तो आपको सब इंक्लूड करके बता दिया ताकि चीजें अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन दैट फ्रेम ओनली। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मैथमेटिकली वी कैन रिटन एज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसमें एक बात याद रखें, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों को सेम फ्रेम से लिखना है, सेम फ्रेम, बोथ आर रिटन इन सेम फ्रेम, है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, इसमें कुछ और अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का मतलब क्या है, कि इसमें बच्चों एक्सटर्नल फोर्स भी आ गया, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन भी आ गया, प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी आ गया, प्लस आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी आ गया, और प्लस सूडो फोर्स का ही वर्क डन आ गया, है ना। सभी का वर्क डन आ गया, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मैंने बताया था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो माइनस डेल्टा यू होता है ना बच्चों, माइनस डेल्टा यू, याद करो, ये मैंने आपको बताया था, माइनस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखना सिखाया मैंने आपको, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालने का एक आसान तरीका क्या है कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो माइनस डेल्टा यू करो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा आपको। तो ये चीज आप यहाँ पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह माइनस डेल्टा यू लिख दो भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय सूडो फोर्स।
तो वर्क डन बाई सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। अच्छा, इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ये, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई सूडो। अब आप एक बात याद रखें बच्चों, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नहीं लिखना। या तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मत लिखो। और अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर ली है, जो कि ज्यादा आसान तरीका है, तो फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लिखना लेफ्ट हैंड साइड में, कंजर्वेटिव को छोड़ के कुछ भी लिखना है, क्योंकि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हमारा राइट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखा चुका है, तो उसको बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, ये के फाइनल माइनस के इनिशियल है और ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, तो आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस सूडो फोर्स का वर्क डन, सूडो फोर्स का वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको लिखा जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आप ध्यान से देखो तो मैं के फाइनल प्लस यू फाइनल इन दोनों का सम एक साथ ले सकता हूं, और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो के इनिशियल माइनस प्लस क्या बोलते हैं के फाइनल, सॉरी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, इनको साथ में लिख सकता हूं। तो बच्चों ये है क्या, दिस इज द फाइनल सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, और दिस इज सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर दोनों का सम का फाइनल का माइनस कर दो दोनों के सम के इनिशियल से, तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव सूडो के बराबर होता है ना। और इसमें कंजर्वेटिव नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि वो मैंने किस में इंक्लूड कर लिया है, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, तो कंजर्वेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज इज प्रेजेंट, if only conservative force is present, if only conservative force is present, अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है और कोई फोर्स है ही नहीं, ना एक्सटर्नल है ना नॉन कंजर्वेटिव है ना सूडो है, और इन ग्राउंड फ्रेम बोल दे तो सूडो भी नहीं है, इन ग्राउंड फ्रेम तो इनर्शियल फ्रेम में सूडो भी नहीं है, जो कि 99% जगहों पे ऐसे ही होने वाला है। तो जो फाइनली हमें क्वेश्चन बनते हैं वर्क एनर्जी पावर में इससे, वो इस फॉर्मेट में बनते हैं कि कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो वर्क डन एक्सटर्नल का क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, नॉन कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो, सूडो भी नहीं है तो सूडो का वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये एलएचएस तो पूरा जीरो हो गया, और कंजर्वेटिव तो इधर पोटेंशियल एनर्जी में लिखा है ना। तो अगर इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, और ये हो गया के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब इसको आप इधर ले आओ तो देखो ये क्या बनेगा, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चों ये होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसको हम बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको ये टर्मिनोलॉजी दी गई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, यानी एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स जो है वो कांस्टेंट है। तो ये क्या चीज होती है बच्चों, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन, इसको एनर्जी कंजर्वेशन बोला जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप ये सोचते थे कि एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है, तो गलत सोचते थे, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन केवल तभी वैलिड है जब आपके सिर्फ कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होगा, एक्सटर्नल होगा, सूडो होगा, तो फिर ये इक्वेशन वैलिड होगी। आप ये नहीं लगा सकते हो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी या एनर्जी कांस्टेंट है, ये तभी और तभी यूज कर सकते हो आप जब आपका केवल कौन से फोर्सेस प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, तब आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, एंड दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगाना है,
जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा फोर्स है तो मेन थ्योरम जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है, उससे जाना पड़ेगा आपको। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी रियलिटी में तो जो आपका काम करता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम करता है, इसलिए बोल रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि लेकिन 99% केस में जो सवाल आते हैं आपको एग्जामिनेशन में उसमें आपके कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो आप सवाल इसके बहुत करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बहुत सवाल करने वाले हो आप, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, फाइनली वो कंजर्वेटिव फोर्सेस ही दिया जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन ही बच्चा करता रहता है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और बस सॉल्व करते रहते हैं तो उसका आंसर आता जाता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं तो फिर आपकी एनर्जी कंजर्व हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। बोलिए स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी हाँ पूछो। सर, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होती तो माइनस डेल्टा यू डेल्टा के इक्वल होगा ना फिर? माइनस डेल्टा यू किसके बराबर होगा बेटा? सर हाँ डेल्टा माइनस, सही है, माइनस डेल्टा यू जो है वो किसके बराबर होगा भाई? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखें, आप बोल रहे हो कि सिर्फ वर्कडन कंजर्वेटिव है, सही बात है। माइनस डेल्टा यू माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा के बराबर होगा, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा जो यहाँ पे है। देखो कैसे, माइनस डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सही बोल रहा हूं मैं। और डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यू फाइनल को उधर ले आओ, के इनिशियल को यहाँ ले आओ, तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो ये क्या हुआ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या हुआ, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो यही तो आ रहा है, उसमें अलग क्या है, उसी को तो सॉल्व करके लेके आए हैं अपन। उसको सॉल्व करोगे तो भी यही आना है भाई। बोलो बेटा। यस सर। और कोई डाउट बच्चों? ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग। Yes, sir. चलिए ठीक है भाई, तो आइए और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये जो मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, तो ये भी जल्दी से हम एक दो पॉइंट में लिख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये तो। चलिए, तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखिए कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कब लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर मैं और अच्छे से बोलूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, उसकी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, if only conservative forces are present on a body, then the total mechanical energy, total mechanical energy, that is sum of kinetic energy plus potential energy, always remains same, always remains same, that is always remains same का मतलब क्या है कि that is conserved, तो वो conserved हो जाएगी। तो kinetic energy can be converted into potential energy and potential energy can be converted into kinetic energy, but total energy remains, mechanical energy remains same, that is conserved, है ना। तो this is the conservation of energy।
और इसी में चाहो तो आप वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो जो किताबों में लिखी रहती है। तो उसमें लिखते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed but it can transform from one form to another, but it can transform from one form, transform from one form to another। तो जैसे इस मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी ये बहुत सारे हम बच्चों एग्जांपल्स देखेंगे, तो उन एग्जांपल्स में हम पूरा अच्छे से प्रूफ करेंगे, है ना। जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी कैसे काम करती है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये ग्राउंड है बच्चों, और यहाँ ग्राउंड से आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। तो पार्टिकल को ड्रॉप किया तो पार्टिकल नीचे आएगा, मान लो h हाइट से ड्रॉप किया, तो जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड से हिट करने वाला होता है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो याद करो, एक तरीका तो वो था जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सेक्शन में बताया था, आपको शायद फॉर्मूला भी याद हो। लेकिन अब हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन में करते हैं, क्योंकि इस बॉल पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। तो mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बॉल पे और कोई तो फोर्स लग ही नहीं रहा है ना, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कि हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट को ए मान लूं और जहाँ ड्रॉप हुआ है उस पॉइंट को बी मान लूं, और जहां ग्राउंड है वहां उसको रेफरेंस लेवल माने, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर केवल mg फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, और mg फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे जो है वो टोटल एनर्जी बी पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। यानी काइनेटिक एनर्जी जो ए पॉइंट पे है वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ए पे जो सम है वही काइनेटिक एनर्जी बी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी का सम के बराबर होना चाहिए। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना है बच्चों, 0, क्योंकि उसकी तो रफ्तार ही नहीं, ड्रॉप हुआ था। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है तो रेफरेंस लेवल से ए पॉइंट कितनी हाइट पे बच्चों, h हाइट पर, तो आपको पता है mgh लिखा जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो बी पर काइनेटिक एनर्जी, बी पे तो वेलोसिटी निकालना है तो v निकालेंगे हम। तो v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर उसकी रफ्तार v है, तो हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो ये तो रेफरेंस लेवल माना है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो आप ध्यान से देखो तो mgh जो है वो किसके बराबर आ गया, हाफ mv²। तो m और m क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल, 2 इधर ले जाओ, तो v² इज इक्वल टू 2gh। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, v विल बिकम √2gh। अब याद करो, जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो यही तो निकाला था कि जब ये बॉल पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है और नीचे गिरता है h हाइट से, तो उसकी रफ्तार √2gh होती है। याद करो, और नहीं याद है तो आप पीछे नोट्स देखें, आपको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखो, ये एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें इक्वेशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया 2 पॉइंट पर। अब इसको फील भी आप कर सकते हो कि भाई जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी तो नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ये आपका जो वेलोसिटी है वो √2gh आ गया। तो इस तरीके से आप फील भी कर सकते हो। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो बच्चों बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आना ही चाहिए, है ना। बाकी सवाल करेंगे तो सवाल में और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलिए बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं भाई? Yes, sir. तो दिस इज
थ्योरी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। बाकी तो न्यूमेरिकल से आप और चीजें सीखेंगे। तो अगर इसको लिख लिया है तो बेटा क्लियर कर दूं? Yes, sir. चलिए, तो मैं अब ड्राइंग क्लियर कर रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे है, अब क्वेश्चन जो है, टाइम बहुत कम बचा है, तो हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तो यहीं क्लोज करते हैं।